नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी दिख रही है और तेहरान को सपोर्ट मिल रहा है, ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, उनका साथ देने से मना कर दिया है। इसलिए समंदर का रास्ता अब अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। कोई भी जहाज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरे का सबब है। मिडिल ईस्ट आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो दलदल बन चुका है जहां हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप फंसते जा रहे हैं। हालात बेकाबू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर संगठनों से, ताकतवर देशों से मदद की गुहार लगाई, दोनों हाथ फैलाकर मदद मांगी, नेटो का दरवाजा खटखटाया। ट्रंप को लगा था कि अमेरिका इस युद्ध में खड़ा है तो बाकी के देश, दुनिया के अलग अलग जो देश है, वो डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर उनके पीछे पीछे यहां चले आएंगे। लेकिन यही ट्रंप का गेम ओवर हो गया, पासा ही पलट गया। डोनाल्ड ट्रंप की मदद की उम्मीद में जो दिन गुजर रहे थे उसमें नेटो ने सबसे पहले पल्ला झाड़ लिया। दोस्ती के बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो ने इस युद्ध से खुद को अलग रखना ही बेहतर समझा और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इस युद्ध की शुरुआत आपने की है, इसकी शुरुआत नेटो के साथ चर्चा करके नहीं की थी और ये इजराइल की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसलिए नेटो ने कदम पीछे खींच लिए। अब ट्रंप के पास कोई ढाल नहीं है। ईरान से जारी जंग में दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई है। यहां तक कि अंदर खाने भी आवाज उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम से इस्तीफे पड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब यह लड़ाई लोहे के चने को चबाने जैसी हो चुकी है। तो आज की तारीख में आखिर पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई इस जंग को लेकर? क्या डोनाल्ड ट्रंप के करियर का यह पतन है या इसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, इंटरनेशनल डिबेट दुनिया भर के मेहमानों के साथ अब से थोड़ी देर में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरान ने वो मार लगाई कि सुपर पावर के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था हुंकार भरेंगे, ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन यहां गेम ही पलट गया। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है। सारे नेता डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को बहुत बुरा फैसला बता रहे हैं। इसलिए मुझे रामायण काल के एक पात्र की याद आती है, महाबली पुत्र अंगद, जिनका पैर उठाने में बड़े बड़े महाबलियों का दम निकल जाता था। ईरान ने हुर्मुज में वही पैर जमा दिया है। अमेरिकी और इजरायली साथी देशों का एक भी जहाज यहां टस से मस नहीं हो पा रहा है। जो कोशिश कर रहा है, ईरान उसे समंदर की गहराई में दफन कर रहा है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद भी ईरान टस से मस नहीं हो रहा और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। अब इतने गंभीर मुसीबत में फंसे हैं, 18 दिन की लड़ाई लड़ चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की ओर मदद की हाथ फैलाई। यहां तक कि चीन से भी मदद मांगी। फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, जापान, हर देश के सामने हाथ फैलाया। यहां तक कि नेटो की ओर भी हाथ फैलाया। लेकिन दोस्तों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुंह मोड़ लिया। यानी पूरा विश्व एक तरफ है आज की तारीख में और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ नजर आ रहे हैं। किन किन देशों ने मुंह फेरा है और कौन कौन से देश अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में? नहीं, किसने किसने कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, बोला नहीं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं आपकी लड़ाई में। जापान ने मना कर दिया। दक्षिण कोरिया ने कहा देखते हैं, मतलब ना ही है। इटली ने भी मना कर दिया है। फ्रांस ने भी मना कर दिया है। ब्रिटेन ने भी कहा है देखते हैं, आगे कुछ बताएंगे। ईरान पर हमले को लेकर किस देश का क्या कहना है यह भी आपको बताते हैं। इटली ने कहा कि यूएस इजराइल के हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। पूरा विश्व, मैं आपको बता रहा हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। पूरे विश्व का सेंटिमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ है। यह सबसे बड़ा कूटनीतिक फेल्योर है आज तक में डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का।
यूएस इजराइल के हमले में इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हुआ है, ये इटली के पीएम ने कहा है। जापान ने क्या कहा? तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नेवी भेजने का कोई इरादा नहीं है हमें। होर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने का कोई फैसला नहीं है, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी क्लियर कर दिया है। तुर्की ने कहा कि इस युद्ध में हम खुद को बाहर रखना चाहते हैं। ब्रिटेन कह रहा है कि बातचीत से समाधान निकालिए, लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और ईरान पर हमला करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस स्पाइक कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ईरान में जो हो रहा है वो समझ से परे है। जर्मनी ने क्लियर कर दिया। जर्मनी ने कहा कि आखिर हमले की जरूरत क्या थी। स्पेन ने कहा कि युद्ध की तो जरूरत ही नहीं है, शांति को मौका दिया जाना चाहिए, शांति से बात होनी चाहिए। फ्रांस ने कहा अमेरिकी हमला इंटरनेशनल कानून के दायरे से बाहर है। क्यों हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने? और ये रिएक्शंस कब आए? ये रिएक्शंस तब आए हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। नेटो देशों से कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने में हमारी मदद करो। नतीजा क्या निकला? जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे पुराने साथियों ने पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप चीखते चिल्लाते रह गए, मदद की भीख मांगते रह गए, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं। सबने ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। ये लीजिए भाई साहब, ये आपके लिए ठेंगा। जिन देशों को अमेरिका अपना हमसाया समझता था और यह समझता था वो एक इशारे पर अमेरिका के पीछे पीछे चले आएंगे, लेकिन यहां पासा ही पलट गया। सबने कह दिया ये आग आपने लगाई है, आप बुझाइए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है और ट्रंप बीच मझधार में अकेले पड़े। नेटो की तरफ से कोई मदद तो मिली नहीं, तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूरोप को याद करना चाहिए, नेटो को याद करना चाहिए, हमने यूक्रेन के मैटर पर उनकी मदद की है। एहसान का वास्ता दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, NATO, we're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, अलग थलग पड़े ट्रंप की हालत और भी खराब हो रही है, क्योंकि ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं। हर घंटे नया धमाका हो रहा है। ट्रंप के लिए अब आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाली स्थिति बन चुकी है। इजराइल की मदद करना अब अमेरिका को लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा है। ईरान ने समंदर को अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बना दिया है। जो ट्रंप शुरू में कहते थे कि वो 2 दिन में जंग को खत्म कर देंगे, 2 दिन में ईरान साफ हो जाएगा, लेकिन ईरान के पलटवार ने डोनाल्ड ट्रंप के रातों की नींद ही उड़ा दी। ट्रंप का दावा था कि वो 4 हफ्ते में इस जंग को खत्म करके खुद को विजेता घोषित करके ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। दूसरा दावा था युद्ध लंबा नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी कह रहे हैं कि सितंबर तक ये वॉर चल सकती है। बड़ी बात यह कि ट्रंप ने फिलहाल चीन की यात्रा भी टाल दी है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी लगने लगा युद्ध लंबा चलने वाला है? लेकिन मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं। अधिकारियों का दावा है कि ईरान की बारूदी ताकत अभी तक कम नहीं हुई है। यूएस हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है ईरान। होर्मुज स्ट्रेट की जंग में अमेरिका अकेला पड़ गया है। अमेरिका जैसी ताकत ईरान के सामने सरेंडर, होर्मुज को खुलवा ही नहीं पा रहा अमेरिका। बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मौजूद है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ पड़ा हुआ है। F-22 रैप्टर के साथ पड़ा हुआ है। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। उन्हें लगा था कि वो टॉप लीडरशिप को साफ कर देंगे और तेहरान गिर जाएगा, तेहरान का किला हम फतेह कर लेंगे, जैसे 2003 में इराक में किया था। सद्दाम हुसैन को उठाकर ले गए, पूरा इराक ढह गया, इराक की रिजीम खत्म हो गई और इराक अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। लेकिन ईरान को आंकने में डोनाल्ड ट्रंप ने भूल कर दी
और उसके बाद अब वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं। They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. युद्ध के मैदान में पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ट्रंप की रणनीति की हवा निकल चुकी है। ट्रंप के गठबंधन से नेटो ने दूरी क्यों बनाई, या ट्रंप के इस कॉल से नेटो ने दूरी क्यों बनाई, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली वजह महायुद्ध पर मतभेद, यानी कि इस लड़ाई पर नेटो के साथ कोई बातचीत नहीं, यूरोप के साथ बातचीत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। दूसरी वजह है ग्रीनलैंड पर बहुत आंखें तरी रही थी यूरोप को, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तीसरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप एकला चलो की नीति अपनाते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। उनको लगता है उनकी वजह से या अमेरिका की वजह से ही दुनिया चल रही है। पांचवी वजह है जनता की जरूरत, मिड टर्म इलेक्शंस को देखते हुए भी हमला किया गया हो, जिससे कि अमेरिका को लगे कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त जंग लड़ रहे थे, उनका साथ देना चाहिए। महायुद्ध के इस मोड़ पर अमेरिकी सेना भी थक रही है, खजाना खाली है, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। होर्मुज अमेरिका के गले की फांस बन चुका है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। रूस और चीन की खामोशी इस आग में घी का काम कर रही है। वो तमाशा देख रहे हैं कैसे सुपर पावर अमेरिका अपने ही बुने जाल में फंस चुका है और छटपटा रहा है। होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के अब तक क्या दावे रहे वो भी देख लीजिए। ईरान का दावा है सिर्फ यूएस इजराइल के साथ ही प्रभावित है, या सिर्फ उनके जहाज को हम जाने नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज को ईरान ने पूरी दुनिया के लिए बंद कर रखा है, जबकि तेहरान ने इस दलील को खारिज किया है। अमेरिका का दावा है कि तेल के जहाज निकल रहे हैं, ईरान ने कहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि होर्मुज की सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि वह तेल के जहाज नहीं निकल पा रहे। इसके लिए एक इंटरनेशनल नेवी का गठन होना चाहिए, सभी देशों की नेवी को मिलाकर एक इंटरनेशनल टीम बनाई जानी चाहिए। ईरान कह रहा है अमेरिका सैन्य कार्रवाई रोके, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान सीज फायर चाहता है। ईरान दावा कर रहा है कि एडवांस हथियार अभी इस्तेमाल नहीं किए लेकिन आगे करेंगे। अमेरिका दावा कर रहा है ईरान के हथियार खत्म हो गए। अरब देश जो कभी अमेरिका के साथ खड़े नजर आते थे, आज वो ईरान के सामने मिमिया रहे हैं। ईरान की आक्रामकता देखकर दबे पांव पीछे हट रहे हैं। इजराइल के आयरन डोम के तो इंटरसेप्टर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। तेल अवीव की सड़कों पर सायरन बज रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं। हमले इतने सटीक और तेज हैं कि इजराइल का सुरक्षा कवच भी रेत की दीवार की तरह ढहता नजर आ रहा है। और ट्रंप के लिए क्या सिचुएशन है, आगे कुआं पीछे खाई, जंग से भाग नहीं सकते, यू टर्न लेंगे तो बदनामी होगी, जंग लड़ नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो रही है और तेहरान की तरफ से हमले कम नहीं हो रहे। इसलिए तेहरान ने 3 ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, पहला होर्मुज, दूसरा तेहरान के मिसाइल्स और तीसरा तेहरान के ड्रोन्स। होर्मुज वो इलाका है जहां तेल सप्लाई पूरी दुनिया का 26% गुजरता है। उसको ईरान ने चोक करके अमेरिका को घुटने पर लाने में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो क्या महायुद्ध अमेरिका के सूर्यास्त की शुरुआत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पतन की शुरुआत है? और पूरी दुनिया आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ हो रही है। तो क्या अमेरिका की जो सुपर पावर की बादशाहत थी, या जो सत्ता की हनक या ताकत की हनक थी, वो अब खात्मे की तरफ जा रही? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जे.एस. सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ और आर्थिक मामलों की जानकार। और अहमद मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिका से लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शारदेंदु सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। ईरान युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टॉप ऑफिशियल से खबर आ रही है कि शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है।
जल्दी से फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से तत्काल कोई खतरा नहीं था। जो केंट ने रिजाइन कर दिया है, और जो केंट कोई आम नाम नहीं अमेरिका में या फिर ट्रंप की टीम ने, वो काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ हैं, जो केंट, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है ईरान से कोई खतरा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने मनमाने तरीके से तेहरान पर हमला किया, ईरान पर हमला किया और इस जंग की शुरुआत की। इस जंग की कोई आवश्यकता नहीं थी अमेरिका को। एक और बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू का वीडियो जारी किया गया है। ईरानी कमांडर अली लारिजानी को मारे जाने का दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने अली लारिजानी को मार गिराया है, बसीज कमांडर को मार गिराया है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ को मार गिराया है। ये दावा किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। वीडियो जारी कर बाकायदा इस बारे में क्लेम किया गया। हालांकि ईरान इस क्लेम को खारिज कर रहा है और अली लारिजानी के ठीक होने का दावा कर रहा है। चलते हैं अपने डिबेट पर मेहमानों के पास। शारदेंदु सर, सबसे पहले उनके पास, क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? सीधा सवाल। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका ने जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत की, उसने अपने अमेरिकन कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नाटो कंट्री को कॉन्फिडेंस में लिया, कहीं डिस्कस नहीं किया और वजह बताई कि अगर अमेरिका स्ट्राइक नहीं करता तो इजराइल स्ट्राइक करता और और सारा का सारा ठीकरा जो है अमेरिका पे फोड़ा जाता है, लिहाजा उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ये कोई वजह नहीं है। मस्कट में आपकी पीस की टॉक चल रही थी, तमाम तरीके के डील फाइनलाइज होने की स्टेज में थे, ओमान मध्यस्थता कर रहा था और ऐसे समय में स्ट्राइक। और जब आपने स्ट्राइक किया तो आपने पूरी तैयारी नहीं की, आपने पूरा वॉर गेमिंग नहीं किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे। आपको लगा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरेबियन सी में आ रखा है और जॉर्डन में जो आपने बिल्डअप किया है, तमाम आपके मिलिट्री बेसेस स्ट्रांग है और आप मनमर्जी कर लेंगे। और काफी हद तक आप सफल हुए। 28 फरवरी को जो रिजल्ट आए वो अप्रत्याशित रिजल्ट थे। पहले स्ट्राइक में आपने आयतुल्लाह खamenei को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसका रिजल्ट, इसके आगे आप जब बढ़े, वो अनजस्टिफाइड, किस हर तरीके से अनजस्टिफाइड था। आपने बेंजामिन नेतन्याहू के कहने से इस तरीके के स्ट्राइक की। एक देश जो अपने ये मीन्स को अचीव करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, इजराइल जो अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से आज की डेट में सदर्न लेबनान पे स्ट्राइक कर रहा है, साउथ बेरूत में स्ट्राइक कर रहा है, बोलता है कि हिजबुल्लाह वहां एक्टिव है। आपने हिजबुल्लाह का खात्मा कर दिया था, हमास को मार्जिनलाइज कर दिया था, हूती पे कंट्रोल कर दिया था, फिर ये कहां से हिजबुल्लाह आ गया? तो इस तरीके के जब आप नैरेटिव बिल्ड करते तो आप एक्सपोज हो जाते। और अमेरिका ने जो है प्रोस एंड कॉन्स को एनालाइज नहीं किया। आपने तमाम कॉमर्शियल जो एंगल है उसको आपने एनालाइज नहीं किया। आपने अपने एलाइज के इंटरेस्ट नहीं देखे। आपने एक नी जर्क एक्शन के तहत इस तरीके का स्ट्राइक किया। हालांकि आपकी तैयारी पूरी थी, आपने बोला कि इतना बड़ा आपने बिल्डअप फौज का कर रखा था, लिहाजा स्ट्राइक तो होना था, लेकिन आपने एंड गेम के बारे में नहीं रियलाइज किया, इस युद्ध को किस लेवल पे खत्म करेंगे। और आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया रिजीम चेंज। रिजीम चेंज में जब आप टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर देते तो वो एंड था। वहां पे आपको स्ट्राइक सीज करनी थी और आपकी वहां पे वाहवाही होती और तमाम तरीके से फिर आप डायलॉग टेबल पे जा सकते थे। लेकिन आपने 3 हफ्ते तक युद्ध चलाया और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईरान स्ट्राइक कर रहा है, ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आपका एश्योरेंस मिडिल ईस्ट कंट्री को कि आप वहां सिक्योरिटी देंगे, तमाम छोटे बड़े देशों में आपने मिलिट्री बेसिस बनाए और क्या रिजल्ट निकला? आपने वहां की कॉन्सुलेट बंद कर दिए, हाई कमिश्नर के ऑफिस बंद कर दिए और तमाम तरीके। आज की डेट में आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन विड्रॉ करके 1000 किलोमीटर पीछे आ रखा है। आप खुद वल्नरेबल होते चले जा रहे हैं और तमाम तरीके की स्ट्राइक हो रही है। और क्या रिजल्ट निकला? यूएई को क्या मिला, कतर को क्या मिला, बहरीन को क्या मिला, कुवैत को क्या मिला? आपने पूरा मिडिल ईस्ट को जलने डाल दिया और पूरे विश्व में एक एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया। और आज जब आप गुहार लगाते हैं कि स्टेट ऑफ हरमुज में तमाम देश आपकी मदद करें, तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा। आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ये ईरान, कहीं ना कहीं आप बेंजामिन नेतन्याहू के से में आगे आप फंस गए हैं। और आपके देखिए खुद देश के अंदर कितनी आपकी खिलाफत हो रही है। मिड टर्म इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा वो समय बताएगा, लेकिन ये चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। और कितना $1 मिलियन का डेली का खर्चा,
पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस। और सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता चला जा रहा है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के कोई स्टेटमेंट को कोई तवज्जो ही नहीं देता है, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी, आपके स्ट्रॉन्ग एलाइज थे, लेकिन आज की डेट में आपकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हरमुज में आप कैसे पूरे पूरे इलाके को एस्कॉर्ट करेंगे, सारे सारे कॉमर्शियल व्हीकल को। अगर आप उस इलाके को एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम 1 से 2 नॉटिकल माइल है जो कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से शिप निकलते हैं, और वहां पे पूरी तरीके से इसको माइन कर रखा है ईरान ने। तमाम सर्विलेंस इक्विपमेंट लगे हैं, तमाम तरीके के रिमोट डिवाइसेस लगी हुई हैं, वहां पे कभी भी ब्लास्ट किया जा सकता है। और आज की बेसिकली डेट में शार्दुल सर, ईरान आपने एट विल स्ट्राइक कर रहा है वहां पे। बहुत अच्छी और बारीकी तरीके से समझाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के लिए, और अपने मनमाने की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन ओपन कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। इसके पहले हमने देखा ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को जिस तरह से धमकाया, टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया को जिस तरह से टेरराइज किया। तो आज दुनिया सोच रही है कि सही वक्त है, सही मौका है जब ट्रंप साहब से अपना जो है बदला वसूल लिया जाए या हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। आखिर दुनिया क्यों अमेरिका के खिलाफ हो गई, इसको लेकर अमन चुग साहब आप क्या कहेंगे? चुग साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार है जी, जय भारत है जी। कई बार वैसे मैंने जिक्र किया है, बट मैं पहले कुछ नई बात एक बार जिक्र करता हूं, फिर पुरानी बात को लिंक करता हूं कि पहला सवाल हमें यह भी सोचना चाहिए कि ईरान अभी क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब को यह पता था कि बोर्ड ऑफ पीस जो उन्होंने जनवरी 2026 में बनाया, वो इसीलिए बनाया बिकॉज रशिया यूक्रेन के जो बीच में जो पीस डील थी वो नहीं करवा पा रहे थे, एंड मिड टर्म में वो फेलियर ना दिखे उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसमें सारे कंट्रीज साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से सारे आ गए एक्सेप्ट ईरान। सो पॉसिबली नेतन्याहू ने कहा होगा कि हमारे पास इंटेल है, 3 रंग्स ऑफ लीडरशिप जो है ईरान की वो हम सफाया कर सकते हैं, प्रो लीडरशिप को हम वहां पे ब्रॉट इन कर देंगे, एंड ऑब्वियसली आपके लिए मिड टर्म इलेक्शन जो होगा वो स्ट्रेट अवे क्लीन हो जाएगा, एंड जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से वो जो वॉर के जो एक्सपेंसेस है, आइदर वेनेजुएला का तेल बेच के या ईरान के जो रिसोर्सेज है उसको हम अपने कब्जे में लेके विल बी एबल टू सेल थ्रू। ईरान का जो ट्रंप का क्वेस्ट है वो वैसे ही है जैसे हिटलर ने रशिया का क्वेस्ट करने की गुस्ताखी करी थी, एंड मैं कई बार जिक्र भी करता हूं कि मिडल ईस्ट का रशिया इस टाइम पे ईरान बना हुआ है, एंड लास्ट 5 डेकेड्स में आप देखें नन ऑफ द 7 प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग रोनाल्ड रीगन हो या इवन जो बुश सीनियर भी था, उन्होंने भी कभी ईरान को टच नहीं किया। नहीं, तो इसलिए अब इसी को अगर नेक्स्ट लिंकेज करें, एक तरफ ऑब्वियसली बार बार जो पीस डील या सीज फायर की जो बात कर रहे हैं वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। नॉर्मली हमें पता है कि कौन सीज फायर करता है, जो नॉर्मली हार रहा होता है, एंड ईरान हर बार उसको इसलिए सीज फायर कहता है कि भैया हमने कोई सीज फायर नहीं बोला, क्योंकि वो लड़ना चाहता है। एंड ये रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं रशिया चाइना का पूरा प्लान है कि जैसे यूक्रेन रशिया के तहत नेटो को सपोर्ट करके थ्रू डिफेंस इक्विपमेंट रशिया को वहां पे एंगेज करा गया था, तो अब रशिया को पता है कि यहां पे ईरान में एंगेज कर देंगे हम, तो बाकी कहानी जो रशिया को आगे यूक्रेन की तरफ कूच करना है, बिकॉज यूक्रेन को ऑलरेडी 30 to 40% का जो ब्रेड बास्केट एरिया है यूक्रेन का वो रशिया ले चुका है, एंड रशिया वो जो लॉस्ट जो टेरिटरीज है यूएसएसआर की वो लेने के लिए यूएस वहां पे एंगेज रहेगा, तो अल्टीमेटली रशिया आगे कूच करेगा, एंड प्लस चाइना को जो भी साउथ चाइना सी में करना है वो अपना करता रहेगा। अब इसी को अगर हम मद्देनजर देखें तो जो 1971 15 अगस्त को जो प्रेसिडेंट निक्सन ने जिक्र किया था कि भाई साहब अब गोल्ड जो है, गोल्ड के बैकिंग पे डॉलर नहीं, और भाई साहब आपकी जितनी करेंसी आप जितनी मर्जी छापो, हम जितनी मर्जी छापेंगे, उसको कंपनसेट करने के लिए 1973 में पेट्रो डॉलर बनाया। पेट्रो डॉलर सिर्फ यूएस ट्रेजरीज को बेचने के लिए, गल्फ कंट्रीज की फाइनेंसिंग के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड ओवर जो बिलिंग है वो एक तरह से डॉलर में किया जाए। अब अगर ईरान, रशिया, चाइना ये इंश्योर कर लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जो भी लेन देन है अगर वो बिलिंग अदर देन डॉलर में हो, एंड साथ में जो मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स है या इवन जो पैसा है, जो गल्फ का कंट्रीज का पैसा जो $35 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगा हुआ है गल्फ का, या लेट से $1.1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ डेट में लगा हुआ है गल्फ का, अगर वो धीरे धीरे करके विड्रॉ हो जाए तो पेट्रो डॉलर धीरे धीरे करके जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है, एंड डी डॉलराइजेशन दिख सकता है। तो यानी कि उसके तहत ऑल्टरनेट जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जैसे स्विफ्ट है, उसका ऑल्टरनेट फाइनेंशियल कंट्रोल जो चाइना ने सिप्स बनाया है या रशिया ने रिक्स बनाया है, उसके ऊपर काम पूरा वर्ल्ड ब्रिक्स के तहत करना चाहेगा। ये उस तरफ दुनिया जा रही है जी। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि
इसके बाद ऑप्शंस क्या हैं? मैं सोढ़ी साहब का रिएक्शन, उसके बाद मैं अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। सोढ़ी सर, अब अमेरिका करे क्या जब पूरी दुनिया से उनको एक तरह से मना कर दिया गया, और जैसे कि अमन जी भी बता रहे हैं कि अब उनके सामने ये फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सीजफायर करके यहां से निकल जाए, या व्हाट नेक्स्ट? या वो इस लड़ाई को सितंबर अक्टूबर तक खींचे जिससे उनको मिड टर्म इलेक्शंस में भी फायदा हो जाए? जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक ब्रिटिश जनरल ने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है जो कि राजनेताओं पे नहीं छोड़ देना चाहिए। वॉर इज अ सीरियस इशू टू बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस। 13 जनवरी को इस साल, जब ओरिजिनल अमेरिका का प्लान था कि ईरान पे 13 जनवरी मध्य रात्रि को हमला होगा, तो 13 जनवरी सुबह जब फाइनल ब्रीफिंग हुई ट्रंप की, तब ट्रंप के इंटेलिजेंस चीफ ने कह दिया कि ईरान पे हमला घातक साबित होगा। ईरान ने उस रात का हमला तो टाल दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स खुलनी शुरू हुई, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आक्रोश बढ़ता रहा। और जो ये अमीर यहूदी हैं अमेरिका में, जिसे द लॉबी कहते हैं, इन्होंने अपने पैसे की ताकत पे और नेतन्याहू ने मिलकर जो अमेरिका पे राष्ट्रपति पे दबाव डाला, ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि एप्स्टीन की जो गर्मी थी वो बढ़ती जा रही थी पूरी दुनिया में 10 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस कारण इस युद्ध के लिए हामी भरी। परसों ही CNN की एक ओपिनियन पोल आया जिसमें 68% अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि ट्रंप ने ईरान का युद्ध एप्स्टीन फाइल से ध्यान को अलग करने के लिए किया। 21 फरवरी को जब फाइनल डिसीजन हुआ 28 को हमला होगा, तभी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल टॉन केन ने कहा कि हमें ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए। तब भी ट्रंप नहीं माने। 3 दिन बाद 24 फरवरी को नेट स्वैनसन, जो कि व्हाइट हाउस में ईरान के विषयों पे सलाहकार थे, उन्होंने भी ना कहा, उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। लेकिन ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन और नेतन्याहू और अमीर यहूदियों का इतना दबाव था। 28 को हमला हुआ, उसके बाद जो हो रहा है पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। आज ट्रंप एक मखौल के जोक पे हो गया है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में इतने उनके मेम आ रहे हैं। विवेक जी, 18 जून 1815 को नेपोलियन द ग्रेट, नेपोलियन द महान, जिसने कभी कोई हार नहीं देखी थी जिंदगी में, उसे बैटल ऑफ वाटरलू में उसे शिकस्त लेनी पड़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डोनाल्ड ट्रंप का वाटरलू साबित होगा। पिछले हफ्ते ओपिनियन पोल आया है अमेरिका में, सिर्फ 21% नागरिक, अमेरिकी नागरिक ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ट्रंप चुनाव जीते थे 5 नवंबर 2024 को, 58% अमेरिकी नागरिक ने उनको वोट दिया था। तो ट्रंप जितना ये युद्ध लंबा खींचेंगे, आज ही जैसा आपने सही कहा, डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म ने इस्तीफा दे दिया, जो कैंड ने। अब ट्रंप के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं। अब ट्रंप एक फेस सेवर देख रहे हैं, किसी तरह इस युद्ध को खत्म करूं। लेकिन ईरान को पता है, ईरान अब ये युद्ध खत्म करेगा अपने टर्म्स में, और ईरान ने 3 अपने टर्म्स साफ रखे हैं। पहला, जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना अमेरिका इजराइल देंगे। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई सैनिक बेस नहीं होगा। तीसरा, अमेरिका और इजराइल लिखित में देंगे आगे से वो ईरान पे युद्ध नहीं करेंगे। ईरान को पता है 6 साल लगे, 60 साल लगे, ईरान कमांडिंग पोजीशन में है। ईरान हार नहीं मानेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती। जी अहमद साहब, आपको भी क्या यही लगता है? जी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले ही अमेरिका जो था उसके लिए कहा जा रहा था कि अमेरिका इज अ पावर इन डिक्लाइन। वो नीचे के तरफ जा रहा था, वो ऊपर के तरफ नहीं जा रहा था। और जो ट्रंप की सदारत है उसने उस डिक्लाइन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया है। आपने ये जो सबसे पहले यहाँ पर एक कांग्रेसमैन है थॉमस मेसी, उन्होंने ये बात उठाई कि भाई ये ट्रंप ने जो ईरान पे हमला किया है हज़ारों मील दूर, वो जो एप्स्टीन केस में जिस पे कि ट्रंप पे ये इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने वो छोटी बहुत कम उम्र लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ की है, वो उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये जंग छेड़ा है। और बात इसमें कुछ सच्चाई नज़र आती है। और देखें, यूरोप में ये हुआ कि यूरोप ने सब के सब, जैसे आपने कहा, तंबू दिखा दिया ट्रंप को।
एशिया में जो भी की प्लेयर्स है, फूमियो किसीडा, श्री नरेंद्र मोदी, जी जिनपिंग, यूं सुक योल साउथ कोरिया के, सब ने ही जो है इनको कह दिया कि नहीं। अब यहाँ पे अमेरिका में हमेशा से ये मसला रहा है कि जो हमारे जायोनिस्ट लॉबी है, जायोनिस्ट, यहूदी नहीं बल्कि जायोनिस्ट, वो जो बहुत कट्टर किस्म के, उनका काफ़ी बहुत कुछ होल्ड है अमेरिका के पॉलिटिक्स पे, और उनके पास जाहिर है पैसा है, उनके वो उनमें बड़ी तादाद उनके बिलियनियर्स हैं, और अमेरिका में जो है बिलियनियर्स की बात चलती है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, ये जो लड़ाई कर रहे हैं ये तीनों अब्राहमिक फेथ के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो जो ये हैं अपने ट्रंप साहब, और आपने देखा ट्रंप साहब ने क्या किया व्हाइट हाउस में। अभी एक हफ्ते पहले सारे जो बड़े बड़े जो कलीसा के लीडर हैं, हम 10 दिन पहले उनको बुलाया, और वो जो है ये यानी ईसाइयों को खुदा के फतह दे, किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। अब मज़ेदार बात आपको बताऊं कि जो जीसस और मोसेस जो है वो तकरीबन 400 मील एक दूसरे से दूर पैदा हुए थे। जहां वो पैदा हुए थे ना, जी मिडल ईस्ट में, वो 400 मील दूर थे। मोहम्मद और मोसेस जो एक है वो 560 मील दूर, और मोहम्मद और जीसस जो है वो जो है तकरीबन 1000 मील दूर। ये तकरीबन वो पूरे उसी एक खित्ते से हैं। मैं तो देखें किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, मेरा उनको ये एडवाइस है, जो इंडिया में फेथ है, जैसे संताना धर्म है, बुद्ध मत है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, और भी बहुत सारे बिलीव्स हैं छोटे, इनके तरफ जाए। देखिए, आप लोग के पास भी ये सारे एक ही इलाके के हैं ना, लेकिन एक इस तरह से तो एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं। ये तलबगार, ये जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए दुनिया को। और देखें, ये अभी क्या हुआ है, ट्रंप पूरे दुनिया में यतीम हो गया है। जिस तरीके से कि पाकिस्तान यतीम था, पाकिस्तान से दोस्ती करके ये भी पाकिस्तानियों के जो बास्केट में आ गया, उन्हीं के तरह यतीम हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मुल्क शायद ट्रंप का साथ देगा तो यही हमारे पंजाबी इस्लामाबाद के जो बेकारी है वही शायद इसका साथ देंगे। अभी कल के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में आया कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान ने इन पे बड़ी जोर दी कि आप जो है इनके ऊपर हमला करें और ये सारा कुछ करें। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान जो है उसका नाम सऊदी अरेबिया रख दिया गया है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जो सऊदी अरेबिया में जो सिस्टम चल रहा था उसको उसने बिल्कुल ही तेज मिस कर दिया है। वहां पर जो असल क्राउन प्रिंस थे वो प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ थे, शायद आपको याद होगा, उसको हटा दिया, वो क्राउन प्रिंस थे। फिर जो है एक प्रिंस मुतैब बिन अब्दुल्ला थे जो नेशनल गार्ड के बड़े थे, उसको उन्होंने खुदे लाइन लगवा दिया। फिर जो है एक जो सब में बड़े साहूकार थे सऊदी अरेबिया का, उनका नाम था प्रिंस अल वलीद बिन तलाल, उसको जो है अरेस्ट किए। तो ये जो है ये भी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर अकेला है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सऊदी अरेबिया में अकेले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया में इसी तरह से अकेले हो गए अपनी पॉलिसीज की वजह से। शारदेंदु जी, यहां से क्या डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई डिसीजन लेना असंभव नहीं है। नहीं, तो झूठ तो बोलने में माहिर हो, झूठ बोल देंगे हम जंग जीत गए, हमने अचीव कर लिया, हमने ईरान फतेह कर लिया, अब हम सीजफायर कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, वो यूनिलैटरल डिसीजन लेंगे, एक बड़ी सी स्ट्राइक करेंगे जिसमें 1000 टारगेट का क्लेम करेंगे, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और सीज फायर डिक्लेयर करेंगे। यही उनके लिए एक एग्जिट का रास्ता होगा, और साथ में एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव चलाएंगे कि उन्होंने ईरान को तहस नहस कर दिया, ईरान की जो सत्ता में लोग हैं पेजेस्कियां, उनकी शर्तें मान लेंगे, एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। यही उनके लिए एक सेफ एग्जिट होगा, क्योंकि इसी तरीके से वो अफगानिस्तान से भी अमेरिका निकला था, इसी तरीके से वियतनाम से भी निकले, और इसी तरीके से उन्होंने तमाम विश्व की जो संस्थाओं को तोड़ा है, तमाम देशों में जहां इंटर किया उसको हॉच पॉच स्थिति में छोड़ दिया है, ऐसे लिक्विड स्टेट छोड़ दिया कि वहां सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं किया। और यही हाल वो ईरान में करने वाले। ईरान का प्लस पॉइंट यह है कि उनकी सत्ता, उनके जो अहदेदार हैं वो इंटैक्ट है। उन्होंने देखिए, जब अयतुल्ला खमेनी की मौत हुई, कि उनको जब मारा गया, तो उन्होंने तमाम तरीके की लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज किया। पेजेस्कियां एक मॉडरेट लीडर है, वो हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर लगातार लोगों
लोगों के संपर्क में है, और तमाम तरीके की उन्होंने जो आज की डेट में कंडीशन रखी हैं, वो किसी भी देश को मान्य होनी चाहिए सीज फायर करने के लिए। अमेरिका जितनी जल्दी इसको समझ लेगा बेहतर होगा। आज की डेट में हर चीज का क्रेडिट, इस युद्ध में जो क्रेडिट लिया जा रहा है वो नेतन्याहू ले रहे हैं। उन्होंने अयतुल्ला खमनेई को भी मारने का दावा किया, और आज की डेट में जब उन्होंने उनके जो सिक्योरिटी चीफ को मारा है, उनके भी लारिजानी का, उसका भी वो क्रेडिट नेतन्याहू ही लेने के। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से नेतन्याहू का ये रवैया रहा तो दो पर्सनालिटी क्लैश होंगे। आज की डेट में अमेरिका जो है पूरी तरीके से इजराइल की बात सुन रहा है, इजराइल के कहने में आ रहा, और इजराइल अपने मकसद को अचीव करने में लगा हुआ है। तो अमेरिका के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, एक समृद्धशाली देश है, तमाम एलाइज हैं। अमेरिका ने हमेशा पॉलिसी अपनाई है, चित भी मेरी पट भी मेरी, हर चीज उनका, सारे रिसोर्सेज उनके, उस पे वो कब्जा करना चाहते हैं, वो ग्रीनलैंड चाहते हैं, वो क्यूबा पे कैप्चर करना चाहते हैं, वो वेनेजुला को कंट्रोल करना है, हर जगह उन, और जितने मिनरल है सारे उनके। इस बदले इसको ध्यान में रखते हुए वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो गए। यूरोप को उन्होंने एंटेगनाइज किया है, मिडिल ईस्ट को एंटेगनाइज किया है। मिडिल ईस्ट की देखिए सिक्योरिटी इश्यूज का क्या हुआ, आज की डेट में सारे के सारे देशों में हाहाकार मचा हुआ है, और ईरान उनकी सुन नहीं रहा। ईरान की जो स्ट्रेंथ थी उस पर लेकिन अब तो अकल आ जानी चाहिए, जिस तरह से दुनिया ने ठुकराया अमेरिकी राष्ट्रपति को। देखिए उनके ऊपर कोई किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जब वो अपनी अमेरिकी कांग्रेस को नहीं मानते, अपने सलाहकार को नहीं समझते, अपनी ही मनमानी करते हैं, तो वो एक ऐसे इंसान है। वो देखिए फर्स्ट एनरोल में कैपिटल हिल पे किस तरीके का हंगामा हुआ था, वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो इस तरीके का ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेसी जरूर है लेकिन उनका माइंडसेट जो ऑटोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक है, वो हर एक पैसे को वसूल करना चाहते हैं। और आज की डेट में वो अपने वादों से अपने को अलग थलग करते हुए दिख रहे हैं। उनका मकसद विश्व में पीस नहीं है। पीस का प्राइज लेने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने देखिए एकदम 180 डिग्री टर्न, हमले पे हमले, और आज की डेट में ये अनप्रोवोक्ड अटैक उनके अगेंस्ट जाता जा रहा, और वो अलग थलग तो पड़ेंगे। और साथ में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है उसको आपको समझना पड़ेगा। और साथ में जिस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग आज की डेट में चाइना और रशिया कर रहा है ईरान के साथ, जिस तरीके से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइकिंग हो रही है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी से तमाम फ्लीट जो है आज की डेट में अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ की तरफ गए हैं, एक एक मिनट टू मिनट रशिया चाइना ने उसकी इंफॉर्मेशन ईरान को दी, उनको ट्रैक किया जा रहा है। इसी वजह से देखिए यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है, रिट्रीट करना पड़ा। 700 किलोमीटर से वो 1000 किलोमीटर की दूरी पे आ रखा है। तमाम तरीके के डिफेंसिव मेजर आपको अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हथियारों की कमी हो रही है, डिफेंस सिस्टम आपके इजराइल में कम पड़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से तल अवीव जल रहा है, जिस तरीके की स्ट्राइक हो रही है, लगातार सायरन बज रहे हैं, तो इजराइल भी अमेरिकी होता तो बट्टा लगा है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं अमन चुग की तरफ जाऊं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नेटो देशों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भड़ास निकाली है, भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि नेटो सहयोगी देश अभियान में शामिल नहीं हुए, हमें नेटो देशों की मदद की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका को किसी की मदद नहीं चाहिए, होर्मुज में हमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए। लारिजानी और सुलेमानी पर भी ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने लारिजानी के मारे जाने की बात कही, ट्रंप ने पुष्टि की लारिजानी के मारे जाने की, और यह भी कहा कि सुलेमानी भी जो कि बसीज कमांडर हैं वो मारे गए हैं अमेरिकी हमले में। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं हमने कर दिखाया। किसने किया या किया भी या नहीं किया, ये भी बहुत सस्पेंस में है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा बयान भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो पर, कह रहे हैं हमें किसी देश की मदद की आवश्यकता नहीं। अब जब कि सभी देशों ने मना कर दिया। अमन चुग के पास जा रहे हैं। अमन चुग, व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का? आपको याद होगा पिछले साल ये मैंने जिक्र किया था कि नेटो आपस में टूटेगा, अब वो हमें दिख रहा है, एंड ये पूरा टूटेगा। दूसरा मुद्दा, 1.2 बिलियन बैरल्स चाइना के पास है तेल के रिजर्व इस टाइम पे, मगर वहां पे कतार में लगे हुए सारे लोग। यानी कि इसका मतलब है चाइना को भी पता है कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं हर रोज के मेरे को 12 से 13 मिलियन बैरल्स चाहिए, और 1.1 या 1.2 बिलियन बैरल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। इसका मतलब चाइना को भी पता है ये वॉर आराम से 180 दिन पक्का कैलकुलेशन करके बैठा हुआ चाइना। अब बीच में ट्रंप हो सकता है सीज फायर करके निकल जाए, अपना वर्चस्व दिखा के निकल जाए, मगर इजराइल रगड़ा जाएगा। इसका मतलब ये जो वॉर है यहां पे नहीं रुकेगी। मैंने पहले भी जिक्र किया है, वॉर का युग है। फिर दोबारा छेड़ते हुए बात करते हैं, शनि महाराज मीन राशि में है तो कहां वॉर रुकेगी जी। अभी तो मीन राशि में है, फिर बाद में मेष राशि में आना है, तो अभी तो ये वॉर बड़ी होनी है। इसी साल हमें जल्द और काउंटर्स भी खुलते हुए दिखेंगे, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा
जिस तरीके से यूरोप में क्राइसिस शुरू हो रहा है, अगला काउंटर यूरोप का ही हो सकता है जी। एंड अब मैं इसको दूसरे एंगल से बोलता हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो युद्ध चल ही रहा है, अभी कल ही पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दी, 400 अफगानियों को मार दिया है। और भारत का ड्यू भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोनों के ऊपर, वो भी ड्यू है। हाँ, अब मुद्दा यह है कि इसमें ऑब्वियसली मैं एक दूसरा एंगल समझता हूं कि अगर पर्शियन गल्फ में से 26 मिलियन बैरल्स तेल निकलता है हर रोज का, अगर ये डिसरप्शन हुआ है, इसमें पहला फायदा भारत ले सकता है। कहना नहीं चाहिए, वॉर में बेचारे कई लोग मर रहे हैं, मैं उसमें ऐसा नहीं कहना चाहता, मगर भारत गूगल रिपोर्ट्स दिखाती है 4-5 मिलियन बैरल्स बनाता है, मगर नहीं, अंदाजन 11 मिलियन बैरल्स बनाता है। 5 से 6 मिलियन बैरल्स हम आराम से रिफाइन करके बेच सकते हैं, क्योंकि यूरोप के पास सप्लाई नहीं है। रशिया की पाइपलाइन भारत के लिए है। चाइना के पास भी सप्लाई नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वेनेजुएला से फ्रीज हो गया, ईरान से फ्रीज हो गया एक तरह से। हालांकि ये कंटेनर्स आ रहे हैं ईरान से, वो धीरे करके आते रहेंगे, जो भी जितना भी, बट वो सप्लाई फ्री फ्लो नहीं है। दूसरा फायदा इसमें रशिया लेके जाएगा, 10 मिलियन बैरल्स आराम से एक्सपोर्ट कर सकता है एडिशनली। तीसरा फायदा, जो कि हम दूसरा एंगल नहीं देख रहे, हम ये मान सकते हैं कि यहां पे नुकसान यूएस का डेफिनेटली हो रहा है। नहीं, लेकिन मगर ये जंग आप कह रहे नहीं रुकेगा, तो अमेरिका क्या करेगा? मैंने बताया, ट्रंप इंडिविजुअली अगर हम बात करें, सीज फायर हम जीत गए करके बाहर निकलना चाहेगा, वो निकल सकता है। मैं ये एंगल हमने डिस्कस कर लिया, मगर उस केस में इजराइल अकेला बहुत परेशान हो जाएगा, तो क्योंकि वो इजराइल तो कूटेगा ही कूटेगा। ये मिडिल ईस्ट के देश क्या करेंगे? बहरीन, कुवैत, सऊदी, यूएई, दुबई, ये इनका क्या भविष्य है? ये सारे कंट्रीज खुल गए जी, इनका भविष्य धीरे धीरे करके चैलेंजिंग है। रियल एस्टेट में भी चैलेंजिंग है, ओवरऑल इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी हैं। ये अब खुल गया है, मतलब ये पहले भी हमारी बात हुई थी, ये खुल गया है। अभी आने वाले समय में यूरोप खुल जाएगा, फिर वो, मतलब ये पूरा वर्ल्ड का काउंटर खुलता रहेगा। सो अल्टीमेटली ये जो यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी है, ये अब काउंटर खुल गया, ये एक्सपोज हो गया काउंटर। बीच बीच में हॉल्ट हो सकता है, मगर युद्ध विराम नहीं होगा, ये चलता रहेगा धीरे करके। अभी तो डीसैलिनेशन प्लांट जो है, सिर्फ बेशक अमेरिका यहां से निकल जाए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ईरान हमले नहीं रोकेगा। बेशक निकल जाए, डीसैलिनेशन प्लांट हमारी बात हुई थी, उसके बाद बहरीन में एक अटैक हुआ था। मैं अब फिर दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ बहरीन नहीं, सारे यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत वाले सारे कंट्रीज में डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक होगा आने वाले समय में, क्योंकि पानी की तरफ यह वॉर जाएगा ही जाएगा। पानी तो मेन मुद्दा है, तेल तो बहुत आसानी से खाड़ी देशों में मिल जाता है, पानी मिलना बड़ा मुश्किल है, समुद्र के पानी को फिल्टर करके यूज करते हैं। सोडी सर का आकलन क्या कहता है? विवेक जी देखिए, आत्मसमर्पण या युद्ध विराम कभी भी यूनिलैटरल या एक तरफी नहीं होता है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह दें, ईरान युद्ध नहीं खत्म करेगा। अफगानिस्तान में अमेरिका हारा था, रातों रात 15 अगस्त 2021 को भागना पड़ा उसे। वियतनाम में अमेरिका हारा था, वियतनाम में हारने के बाद इसलिए वियतकॉन्ग ने अमेरिका के बेसिस जापान और साउथ कोरिया में हमला नहीं किया, उनके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं थी। तो अफगानिस्तान और वियतनाम का कोई कॉम्बिनेशन या कोई कंपैरिजन नहीं है जो अब ईरान में हो रहा है। ईरान के अगर अमेरिका भाग भी जाता है युद्ध से, ईरान मिडिल ईस्ट में जितने 14 अमेरिकी सैनिक के बेस हैं उन पे वो हमला जारी रखेगा, वो इजराइल पे हमला जारी रखेगा। ईरान को पता है कि ये इस बार की लड़ाई आर या पार की लड़ाई होनी है, तभी जितने भी युद्ध विराम के संदेश अमेरिका से गए हैं ईरान ने सारे खारिज कर दिए हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि पिछली बार तो वो बेवकूफ बन गया, वो 12 दिन के युद्ध के बाद उसने अमेरिका से बात मान ली और युद्ध विराम हो गया, फिर कुछ महीने बाद युद्ध हो गया। इस बार भी अगर वो युद्ध विराम करता है फिर कुछ महीने बाद युद्ध होगा। तो ईरान इस बार कोई आत्मसमर्पण, कोई युद्ध विराम की बात नहीं करेगा। ईरान इस बार युद्ध तब खत्म करेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी, क्योंकि ईरान के हाथ में दो बड़ी चीजें हैं, एक होर्मुज स्ट्रेट और दूसरा मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी सैनिक बेस हैं। तभी आप देखिए अभी तक कोई भी मिडिल ईस्ट के देश ने ईरान के खिलाफ अपनी सेना को मोबिलाइज नहीं किया है। जो भी जवाब दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। कोई भी मिडिल ईस्ट का देश ईरान के साथ इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध अपने आप निपटे ही है। जी, मैं अहमद साहब का रिएक्शन चाहूंगा। हाँ, अमन चुग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अमन जी, उसके बाद फिर आ रहा हूं। अमन जी जल्दी से। बिल्कुल, सोडी साहब ने बिल्कुल बात सही कही है। मैं इसको सिर्फ एक एड ऑन कर रहा हूं। ये सिचुएशन यहां से आने वाले समय में आप देखेंगे यूरोप की तरफ भी ट्रांसफॉर्म होगी। ये जो मिडिल ईस्ट वाला जो इशू है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इजराइल परेशान होएगा, ईरान भी परेशान होएगा, मगर ये पूरा जो सिचुएशन है आप देखेंगे यहां से धीरे धीरे करके सिचुएशन ये यूरोप की तरफ मूव भी होगी। ये भी हमें ध्यान रखना है। जी, अहमद साहब आपका रिएक्शन। ये मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। देखें, ये जो कुछ भी हो रहा है गल्फ में,
इसको मेरी तो हिंदुस्तान के जो भी बड़े लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि इसको अब हिंदुस्तान से जुदा ना समझे। इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी सबसे बड़ी तादाद एक्सपर्ट्स की इंडिया के हैं जो कि गल्फ ममालिक में है, 9.3 मिलियन, जो तकरीबन $52 बिलियन हर साल इंडिया को बेचते हैं। तो पीस उस इलाके में इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया के वाइटल इंटरेस्ट में है। और ये जो नेथानियाहू साहब ने कर लिया है, जो हमेशा से इनसिक्योर रहते हैं, इन्होंने इराक पे भी हमला करवाया, लीबिया पे भी करवाया, हर जगह पे इजराइल की इनसिक्योरिटी की वजह से ये इस मामले से। और मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ, देखे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी, उनका स्टेचर काफी बड़ा है, उनको चाहिए कि इन लोगों से बात करें, ईरान से बात करें, इजराइल से बात करें फोन करके। ये क्या क्या आपने खामोशी इख्तियार की हुई है? मैं तो चाहता हूं कि इस पूरे चीज में इंडिया आगे निकल सकता है एज अ वर्ल्ड लीडर, क्योंकि अमेरिका तो वर्ल्ड लीडर नहीं रहा है। आपने जैसे देख लिया, नेटो को ने उनको इनकार कर दिया है, पूरे दुनिया के लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट है। वो समझता है कि मैं बहुत आला व अरफा हूं और बाकी सब लोग घटिया हैं। आपने देखा कि ये किस किस्म का बंदा है जो 10 मरतबा इसने आसिम मुनीर की तारीफें की। कभी कहा कि ये बहुत जो है बहादुर है, कभी कहा कि ये बड़ा ही जो है बाइज्जत है, कभी पता नहीं क्या कहा। सबसे घटिया तरीन जर्नल दुनिया में उसकी तारीफ इस घटिया शख्स ने किया जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। या पूरे अमेरिका में, तो अमेरिका रहता हूं ना जी, इसके घर से 12 मील दूर, पूरे अमेरिका में हर रोज ही मुजाहरे हो रहे हैं। ये इंतहाई अनपॉपुलर है इस वक्त जी। देखिए अहमद साहब, एक तो हमारी विदेश नीति बहुत स्वतंत्र है, हम किसी भी देश को प्रेशराइज नहीं करते या कुछ कहते नहीं कि भाई आप हमारे हिसाब से काम करो, ये करो वो करो। वो स्वतंत्र हैं अपने फैसले के लिए। और ईरान पर अगर अमेरिका ने हमला किया है तो ईरान को पूरा अख्तियार है अमेरिका को जवाब देने का, और ये उसका अधिकार है, वो कैसे जवाब दे। अमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? एक कमेंट मैं ब्रिगेडियर साहब से भी लूंगा, जल्दी से अमन जी। मैं इसको थोड़ा सा लिंक ना गोल्ड के साथ कर रहा हूं। सोडी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जनवरी में प्लान था ईरान के ऊपर अटैक करने का। आप देखो डीप स्टेट यानी कि मार्केट माफियाज ने पहले से असेस कर लिया था कि सिचुएशन ऐसी पैदा हो सकती है। आप देखो डॉलर टर्म्स में गोल्ड $4,500 से ऑलमोस्ट $5,500 तक पहुंचा। जनवरी 29 को डिसीजन हुआ होगा कि भैया अभी अटैक नहीं करना है। फरवरी 2-3 तारीख के आसपास वो $5,500 वाला जो गोल्ड था वो $4,300 पे आ गया। एंड फिर वो 4,300 से धीरे करके $5,000 पे कब गया, जब दोबारा डिसीजन पैदा होना शुरू हुआ कि भैया अब दोबारा अटैक करने की संभावना बन सकती है, जो कि एंड ऑफ फरवरी के आसपास। ये मैंने कहा ऑन अ लाइटर नोट, अगर लेटर से बड़े लोग, बड़े माफियाज को समझ थी ये सारी जो कैलकुलेशन डेट के साथ, तो क्या ट्रंप ने पैसा नहीं बनाया होगा? पक्की बात है, बनाया होगा। बिल्कुल, ये एक डॉलर वाला गेम भी, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो डॉलर वाला गेम बट ऑब्वियस चलता है। वो सोचते भी डॉलर में, वो सांस भी डॉलर में ही लेते हैं, वो सोते भी डॉलर के हिसाब से ही हैं। शारदेंदु सर का एक रिएक्शन चाहूंगा जो बात अहमद साहब कह रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी एक विश्व गुरु बने और दुनिया को लीड करे आज की तारीख में। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिसी जो रही है वो नॉन इंटरफेरेंस की रही है, और साथ में हिंदुस्तान ने बार बार विश्व को मैसेज दिया है कि ये समय युद्ध का नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। आप इसी के तहत ये समस्या को सुलझा सकते हैं। मिलिट्री ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर मिलिट्री ऑप्शन होता तो कोई युद्ध 4 साल से ज्यादा जो रशिया यूक्रेन का चल रहा नहीं चलता। जो हमास के खात्मे की इजराइल ने बात की वो 2 साल से चल रहा है। बोर्ड ऑफ पीस इनइफेक्टिव है, और अब अमेरिका का इजराइल पे हमला पूरी तरीके से नाकामयाब है। ये सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं। सोल्यूशन है कहां पे? सोल्यूशन है 2 नेशन थ्योरी फिलिस्तीन के मामले में, सोल्यूशन है इजराइल की क्लिपिंग करने के लिए, सोल्यूशन है अमेरिका को हैव्स एंड हैव नॉट में ना बढ़ के एक सुपर कॉप का रोल अपनाना चाहिए। आपको युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको शांति की तरफ बढ़ना है। जब जिस दिन ये डोनाल्ड ट्रंप के समझ में आ जाएगा, वो अपनी नीतियों में सक्सेसफुल होंगे। आज की डेट में उनकी जो सोच है वो कॉर्पोरेट सोच है, कैपिटलिस्टिक सोच है। वो हर चीज में पैसा मुनाफा देख रहे हैं। अमेरिका को ग्रेट बनाने का तरीका ये नहीं है कि आप सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करें, वेनेजुएला के हेड को उठा लें और ग्रीनलैंड पे कब्जा करें और ईरान को ध्वस्त करने की कोशिश करें। इससे मकसद आपका नहीं सॉल्व हो रहा है। आपकी हर जगह थूथू हो रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आपने जब वॉर गेमिंग की थी अमेरिका में,
तमाम आपके जनरल ने बोला था कि आप युद्ध को शॉर्ट एंड स्विफ्ट नहीं रख पाएंगे, ये लंबा चलेगा, ये ईरान डिफरेंट कंट्री है, अमेरिकियों के इंटरेस्ट के लिए किया, लेकिन आज की तारीख में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनके खुद के अधिकारी उनके खिलाफ, और वो इस्तीफा दे रहे हैं। और मुझे लगता है इससे बड़ी क्राइसिस सिचुएशन नहीं हो सकती यूएस के लिए और यूएस के राष्ट्रपति के लिए, जिसमें आज वो फंसे हैं तेहरान से पंगा लेकर। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।